जरा सोचिए, एक तरफ है हाई फाइनेंस की चकाचौंध वाली दुनिया और दूसरी तरफ एक ऐसा घिनौना अपराध जो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। ये दोनों दुनियाएं आपको लग सकता है कि बिल्कुल अलग हैं, लेकिन असल में ये एक अदृश्य धागे से जुड़ी हैं। तो चलिए आज इस जटिल दुनिया की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है 7 नवंबर 2025 को। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बिधाननगर, सिलीगुड़ी, इन शहरों में सुबह सुबह एक बड़ी हलचल होती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी कार्रवाई थी। और दरवाजे टूटते ही जो चीज सामने आई उसने वहां मौजूद अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। 1 करोड़ 1 लाख रुपए से ज्यादा, वो भी कैश। ये सिर्फ नोटों की गड्डियां नहीं थीं, ये एक बहुत बड़े आपराधिक साम्राज्य की काली कमाई का जीता जागता सबूत था। पर बात सिर्फ कैश पर ही नहीं रुकी। एक और बड़ा सुराग मिला, 2 चमचमाती लग्जरी गाड़ियों के रूप में, एक लैंड रोवर डिफेंडर और एक जगुआर। ये गाड़ियां मानो चीख चीख कर कह रही थीं कि इस अवैध धंधे की जड़ें कितनी गहरी हैं और दौलत कितनी बेहिसाब। तो इस पूरे गोरख धंधे के पीछे कौन था? जांच में 3 नाम उभर कर सामने आए: जगजीत सिंह, अजमल सिद्दीकी और बिष्णु मुंद्रा। आरोप था कि यही तीनों इस पूरे आपराधिक नेटवर्क को चला रहे थे। अब जो बात सामने आई ना, वो इस कहानी का सबसे दर्दनाक और भयावह हिस्सा है। इन पैसों और गाड़ियों के पीछे की असलियत थी मानव तस्करी। जरूरतमंद और लाचार महिलाओं को नौकरी के झूठे सपने दिखाए जाते थे, उन्हें फंसाया जाता था और फिर जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया जाता था। तो ठीक है, अपराधी पकड़े गए, उनका घिनौना काम दुनिया के सामने आ गया, पर असली पहेली तो अब शुरू हुई थी। आखिर ये लोग करोड़ों की इस काली कमाई को छुपाते कैसे थे? यहीं से हमारी पड़ताल अपराध की गलियों से निकलकर फाइनेंस की पेचीदा दुनिया में एंटर करती है। इन अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार वो थीं फैंटम कंपनियां। मतलब ऐसी कंपनियां जो असल में थी ही नहीं, सिर्फ कागजों पर जिंदा थीं। और यही वो तरीका था जिससे ये लोग अपनी दौलत को सबकी नजरों के ठीक सामने फिर भी छिपाए हुए थे। तो ये शेल कंपनी है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये बस एक कानूनी ढांचा है। इसका कोई असली बिजनेस नहीं होता, कोई दफ्तर नहीं, कोई कर्मचारी नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है: पैसे के असली मालिक की पहचान पर पर्दा डालना। जगजीत सिंह और उसके साथियों के लिए ये कंपनियां ही वो जादुई चोगा थीं जिसके पीछे वो अपने सारे काले कारनामे छिपा रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, और इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, प्लेसमेंट, यानी वो जो 1 करोड़ रुपए कैश मिला था उसे किसी तरह बैंकिंग सिस्टम में डालना। दूसरा, लेयरिंग, यहां पर शेल कंपनियों के जरिए दर्जनों फर्जी लेन देन किए जाते हैं। पैसे को इतनी बार घुमाया जाता है कि उसका असली सोर्स ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और तीसरा, इंटीग्रेशन, जब वही पैसा घूम फिरकर एक साफ सुथरे बिजनेस प्रॉफिट की तरह वापस आता है और फिर उसी से वो लैंड रोवर और जगुआर जैसी गाड़ियां खरीदी जाती हैं। और ये जो तरीके हैं ना, शेल कंपनियां, लेयरिंग, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक की कहानी नहीं है। नहीं, ये तरीके उस वैश्विक लड़ाई का हिस्सा हैं जो आज पूरी दुनिया में फाइनेंशियल सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी यानी वित्तीय गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच लड़ी जा रही है। इस लड़ाई को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कंपनी के असली मालिकों की पहचान को लेकर दुनिया में 2 अलग-अलग सोच हैं। अमेरिका में ये जानकारी एक गोपनीय सरकारी डेटाबेस में रखी जाती है, जिसे सिर्फ पुलिस जैसी कुछ एजेंसियां ही देख सकती हैं। मतलब यहां प्राइवेसी पर ज्यादा जोर है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में ये जानकारी पब्लिक कर दी जाती है ताकि कोई भी नागरिक उसे देख सके। यहां पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी सार्वजनिक जवाबदेही को ज्यादा जरूरी माना जाता है। अब हुआ ये कि हाल ही में अमेरिका के कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर कुछ कानूनी अड़चनें आ गईं, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। देखिए, जब भी सिस्टम में ऐसी कोई ढील दी जाती है तो अपराधियों को छिपने के लिए नई जगह मिल जाती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो पूरी दुनिया की साझेदारी है वो कमजोर पड़ जाती है। चलिए अब वापस भारत के मामले पर लौटते हैं। यहां पैसे के इस मकड़जाल को तोड़ने का काम करते हैं भारत के फाइनेंशियल डिटेक्टिव्स, यानी हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी को यह सारी ताकत मिलती है एक बहुत ही सख्त कानून से जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या पीएमएलए 2002। ये कानून बनाया ही इसलिए गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके और अपराध से बनाई गई संपत्ति को जब्त किया जा सके।
इसका निशाना सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि अपराध की जड़ यानी उसका पैसा होता है। इस कानून के तहत ईडी के पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। वो अपराध की कमाई से बनी हर चीज का पता लगा सकती है, उसे अस्थायी तौर पर कुर्क कर सकती है, अपराधियों पर मुकदमा चलवाती है और आखिर में स्पेशल कोर्ट के जरिए उस संपत्ति को हमेशा के लिए जब्त करवा सकती है। मतलब वो जो गाड़ियां और कैश जब्त हुए थे वो सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो पश्चिम बंगाल की वो छापेमारी सिर्फ एक छापा नहीं था, वो एक बहुत बड़ी एक अनदेखी जंग का बस एक मोर्चा था। एक ऐसी जंग जो हर रोज हर देश में गोपनीयता के अंधेरों और पारदर्शिता की रोशनी के बीच लड़ी जा रही है। क्योंकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, अपराधी हमेशा वित्तीय गोपनीयता के अंधेरे में ही पनपते हैं। जहां आगुमनामी है वहीं अपराध है। लेकिन इस अंधेरे के खिलाफ रोशनी की एक उम्मीद भी है। दुनिया भर की सरकारें और रेगुलेटर्स अब ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने पर जोर दे रहे हैं ताकि अपराधियों के लिए छिपने की कोई जगह ही न बचे। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच की इस हाई स्टेक्स रेस में हमारे वित्तीय भविष्य की इस लड़ाई को आखिर जीतेगा कौन? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें बताएगा।